हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं 15 अक्टूबर के करंट अफेयर्स। वीडियो पे आप लोग नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन जो है आज का हमारा, कंसीडर द फॉलोइंग विद रेफरेंस टू द होलसेल प्राइस इंडेक्स। सो WPI से रिलेटेड स्टेटमेंट्स हैं यहाँ पे। सो स्टेटमेंट 1 है, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस और NSO इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पब्लिशिंग द WPI। सो WPI पब्लिश कौन करता है? WPI जो पब्लिश करता है वो करता है NSO। सो नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस पब्लिश करता है होलसेल प्राइस इंडेक्स। तो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 जो है ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। सेकेंड स्टेटमेंट की बात करें, इट प्राइमरली मेजर्स चेंजेस इन द कॉस्ट ऑफ लिविंग फॉर कंज्यूमर्स। सो यहाँ पे कॉस्ट ऑफ लिविंग की बात करी गई है कि WPI जो है वो मेजर करता है कॉस्ट ऑफ लिविंग, बट कॉस्ट ऑफ लिविंग WPI मेजर नहीं करता है, CPI मेजर करता है कॉस्ट ऑफ लिविंग। तो CPI मेजर करता है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो होता है वो कॉस्ट ऑफ लिविंग मेजर करता है, ना कि WPI। WPI जो है ये सिर्फ और सिर्फ होलसेल प्राइस इंडेक्स में जो चेंजेस होते हैं, होलसेल प्राइसेस में जो चेंजेस होते हैं उन्हें मेजर करता है WPI। सो यहाँ पे जो है सेकेंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट होगी क्योंकि कॉस्ट ऑफ लिविंग मेजर्ड बाय CPI। थर्ड स्टेटमेंट इज दैट हायर WPI इन्फ्लेशन लीड्स टू हायर इंटरेस्ट रेट्स। सो स्टेटमेंट 3 जो है यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है कि जब WPI इन्फ्लेशन हाई होता है, इसकी वजह से इंटरेस्ट रेट्स जो होते हैं, इंटरेस्ट रेट्स इंक्रीज हो जाते हैं। सो इंटरेस्ट रेट्स इंक्रीज हो जाते हैं जब हाई WPI इन्फ्लेशन होता है। सेंट्रल बैंक्स बेसिकली, सेंट्रल बैंक जो हमारा RBI है, सो RBI इंटरेस्ट रेट इंक्रीज कर देता है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए, टू कंट्रोल इन्फ्लेशन एंड स्टेबलाइज करने के लिए इकोनॉमी को। सो यहाँ पे जो है स्टेटमेंट 3 हमारे पास बिल्कुल करेक्ट है। फोर्थ स्टेटमेंट इज सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शंस कैन लीड टू एन इंक्रीज इन WPI। सो फोर्थ स्टेटमेंट भी हमारे पास बिल्कुल करेक्ट है कि सप्लाई चेन में जब डिस्ट्रप्शंस होती हैं तो उसकी वजह से WPI होलसेल प्राइस इंडेक्स जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि उस वक्त जब सप्लाई चेन डिस्टर्ब होती है तो शॉर्टेज हो जाती है गुड्स की, जिसकी वजह से कॉस्ट जो है गुड्स का वो इंक्रीज होता है, और इसकी वजह से WPI में होलसेल प्राइस इंडेक्स में हमें चेंजेस देखने को मिलते हैं, इंक्रीज देखने को मिलता है, बेसिकली इंक्रीज हो जाता है WPI। सो यहाँ पे जो होलसेल प्राइस जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से होल प्राइस इंडेक्स में हमें चेंजेस देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे फोर्थ जो होगा, फोर्थ भी बिल्कुल करेक्ट है। हमसे यहाँ पे पूछा है कि करेक्ट बताना है हमने। सो 3 स्टेटमेंट्स हमारे पास करेक्ट थी, सो आंसर होगा ओनली 3। तो ओनली 3 स्टेटमेंट जो है यहाँ पे करेक्ट है, बिल्कुल ओनली 3। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। तो यहाँ पे पेयर्स हैं, हमने बताना है कौन सा करेक्ट है। सो यहाँ पे करेक्ट पूछ रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं एंड कंट्री एसोसिएटेड विद। सो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं हमास की, तो हमास जो है ये प्राइमरली एसोसिएटेड विद पैलेस्टीन है। सो ये पैलेस्टीन से रिलेट करता है। सो यहाँ पे फर्स्ट जो होगा, फर्स्ट हमारे पास इनकरेक्ट है। हमास जो है वो प्राइमरली एसोसिएटेड विद पैलेस्टीन एंड पर्टिकुलरली अगर हम बात करें तो गाजा स्ट्रिप, गाजा स्ट्रिप नॉट लेबनान। सो फर्स्ट यहाँ पे पेयर इनकरेक्ट है। सेकेंड की अगर हम बात करें हिजबुल्ला, सो हिजबुल्ला इज प्राइमरली एसोसिएटेड विद लेबनान। सो हिजबुल्ला जो है वो लेबनान से एसोसिएट करता है, जहाँ पे ये ऑपरेट भी होते हैं, और यहीं से मतलब हिजबुल्ला लेबनान का ही एक ऑर्गेनाइजेशन है। एंड थर्ड अगर हम बात करते हैं हाउती, सो हाउती जो है ये एसोसिएट करते हैं यमन से। हाउती आर प्राइमरली एसोसिएटेड विद यमन। एंड बोको हरम की अगर हम बात करें तो बोको हरम ईरान नहीं है, यहाँ पे हाउती सुडान नहीं होगा, यमन होगा। सो बोको हरम जो है ये बेसिकली नाइजीरिया बेस्ड है ऑर्गेनाइजेशन। सो नाइजीरिया, तो यहाँ पे जो है कोई भी हमारे पास करेक्ट नहीं है। हमास जो है ये पैलेस्टीन, हिजबुल्ला हमारे पास है लेबनान, हाउती यमन, बोको हरम नाइजीरिया। सो यहाँ पे हमारे पास कोई भी करेक्ट पेयर नहीं है। सो यहाँ पे होगा हमारे पास नन ऑफ द अबव। सो नन जो होगा हमारे पास आंसर होगा नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पे नन ऑफ द अबव जो होगा हमारे पास राइट आंसर होगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट in respect of the forming a which of the following statements are correct in respect of forming of a government at the state assembly। so यहाँ पे state assembly की बात हो रही है। so यहाँ पे first statement है, the president of India has the authority to invite the leader of the majority party
टू फॉर्म अ गवर्नमेंट एट द स्टेट लेवल इन इंडिया। सो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि प्रेसिडेंट इनवाइट करते हैं मेजॉरिटी पार्टी को गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए। सो यहाँ पे ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, क्योंकि मैंने आपके साथ पहले भी डिस्कस किया था कि जो स्टेट गवर्नमेंट का जो एग्जीक्यूटिव हेड होता है वो कौन होता है, एग्जीक्यूटिव हेड होता है गवर्नर, ना कि प्रेसिडेंट। सो प्रेसिडेंट नहीं होते, गवर्नर जो होगा वो स्टेट का एग्जीक्यूटिव हेड होगा। और जब गवर्नर एग्जीक्यूटिव हेड होता है सो मेजॉरिटी पार्टी के लीडर को कौन इनवाइट करेगा गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए, तो वो भी गवर्नर ही इनवाइट करेगा, ना कि प्रेसिडेंट। तो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 जो है इनकरेक्ट हो जाएगी। सेकेंड स्टेटमेंट की अगर हम बात करें, आर्टिकल 164 of the Indian Constitution empowers the governor to appoint the chief minister of a state। तो यहाँ पे स्टेटमेंट 2 बिल्कुल करेक्ट है कि आर्टिकल 164 जो है, आर्टिकल 164 के अकॉर्डिंग गवर्नर जो है वो अपॉइंट करेगा चीफ मिनिस्टर को। उसके बाद जो है चीफ मिनिस्टर के रिकमेंडेशन पे वो बाकी मिनिस्टर्स को अपॉइंट करेगा। सो यहाँ पे उसके बाद चीफ मिनिस्टर के एडवाइस पे बाकी मिनिस्टर्स को अपॉइंट करेंगे गवर्नर। सो यहाँ पे आर्टिकल 164 जो है यही बताता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। सो हमारे पास स्टेटमेंट 2 हमारे पास बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। थर्ड स्टेटमेंट है आर्टिकल 213 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ द गवर्नर्स इन अ स्टेट। लेजिस्लेटिव पावर आर्टिकल 213 होता है गवर्नर का। सो यहाँ पे ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। और अगर हम प्रेसिडेंट की बात करते हैं, लेजिस्लेटिव पावर ऑफ प्रेसिडेंट, सो लेजिस्लेटिव पावर अगर हम बात करेंगे सो 123। सो बस आपको ये चेंज कर देना है, तो गवर्नर का हो जाएगा 123 होता है प्रेसिडेंट का, एंड 213 होता है गवर्नर का। प्रेसिडेंट का 123 लेजिस्लेटिव पावर एंड गवर्नर का 213। सो लेजिस्लेटिव पावर कौन सी होती है कि पावर टू प्रोमलगेट ऑर्डिनेंसेस। सो ऑर्डिनेंसेस प्रोमलगेट करना जो है वो गवर्नर का पावर अंडर आर्टिकल 213। एंड प्रेसिडेंट की बात करते हैं तो आर्टिकल 123। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 3 भी सही है, स्टेटमेंट 2 भी सही है। सो हमारे पास राइट आंसर जो होगा 2 एंड 3 होगा। राइट आंसर है हमारे पास बी, 2 एंड 3 ओनली। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इफेक्ट डज अ डिक्रीज इन द बैंक रेट हैव ऑन द इकोनॉमी। क्या इफेक्ट पड़ता है जब बैंक रेट डिक्रीज होता है, तो इकोनॉमी में इसका क्या असर होता है। सो द राइट आंसर इट एनकरेजेस बैंक्स टू लेंड मोर। सो यहाँ पे ए जो होगा हमारे पास राइट आंसर होगा। और बेसिकली ये होता क्या है, बैंक रेट अगर हम बात करें तो बैंक रेट जो होता है ये होता है इंटरेस्ट रेट बैंक का। तो ये इंटरेस्ट रेट होता है जो कि सेंट्रल बैंक जो हमारा क्या है आरबीआई, सेंट्रल बैंक क्या है आरबीआई, ये डिसाइड करता है कि कितना होगा बैंक रेट, इंटरेस्ट रेट क्या होगा। इसके अकॉर्डिंग सेंट्रल बैंक जो है वो मनी लेंड करता है कमर्शियल बैंक्स को। सो कमर्शियल बैंक्स को मनी लेंड करते हैं सेंट्रल बैंक रेट्स पे। ये बेसिकली क्या होता है बैंक रेट जो होता है ये इंटरेस्ट रेट होता है। और जब इसमें डिक्रीज होता है, जब बैंक रेट डिक्रीज होता है सो इससे बेसिकली क्या होता है, इट एनकरेज बैंक्स टू लेंड मोर। सो ये जो होगा यहाँ पे राइट आंसर होगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग विद रेफरेंस टू द इंडिया कैनेडा रिलेशंस। इंडिया कैनेडा रिलेशंस की अगर हम बात करते हैं सो इंडिया कैनेडा रिलेशन से यहाँ पे अगर हम देखें तो बोथ इंडिया एंड कैनेडा, यहाँ पे हमसे करेक्ट पूछा है। सो बोथ इंडिया एंड कैनेडा बिलोंग टू द कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 जो है बिल्कुल करेक्ट है कि इंडिया और कनाडा दोनों ही कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस का पार्ट है। कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस में जो बेसिकली जो ज़्यादातर कंट्री हैं वो कौन सी हैं, जो पहले कॉलोनीज़ रह चुकी है ब्रिटिश एम्पायर की। जो पहले कॉलोनी थी ब्रिटिश एम्पायर की, ज़्यादातर नेशंस जो हैं वो कॉमनवेल्थ में कौन है, जो पहले कॉलोनी थी ब्रिटिश एम्पायर की। ब्रिटिश एम्पायर की जो प्रीवियसली कॉलोनी थी वही कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस में वही नेशंस देखने को मिलते हैं। सो इंडिया भी पार्ट है एंड कनाडा भी पार्ट है कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस का। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 जो है ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। सेकेंड स्टेटमेंट की अगर हम बात करें, द इंडिया कनाडा सिविल न्यूक्लियर कोऑपरेशन एग्रीमेंट साइंड इन 2010 अलाउड फॉर द सप्लाई ऑफ कैनेडियन यूरेनियम टू इंडिया। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 2 जो है ये भी बिल्कुल करेक्ट है। इंडिया कनाडा सिविल न्यूक्लियर कोऑपरेशन एग्रीमेंट जो है ये साइन हुआ था 2010 में। सो पहले तो आपको ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आपको ध्यान में रखना है कि इंडिया और कनाडा का जो सिविल न्यूक्लियर कोऑपरेशन एग्रीमेंट साइन हुआ था ये कौन सी ईयर में हुआ था, ये हुआ था 2010 में। 2010 में ये साइन हुआ था। बेसिकली इसका क्या ये था कि ये डील जो थी ये बेसिकली इसलिए थी कि सप्लाई जो है कनाडा से यूरेनियम
कनाडा जो है यूरेनियम सप्लाई करेगा, कैनेडियम यूरेनियम टू इंडिया, इंडिया को यूरेनियम सप्लाई करेगा कनाडा। इस डील का यही बेसिक वो था, एम जो था, या जो ये अगर हम डील कह लें हुई किस लिए थी, तो ये यूरेनियम सप्लाई के लिए हुई थी। कैनेडियन यूरेनियम जो है वो सप्लाई करेगा कनाडा इंडिया में। तो ये एग्रीमेंट हुआ था 2010 में। तो यहाँ पे स्टेटमेंट 2 भी जो है बिल्कुल करेक्ट है। थर्ड स्टेटमेंट की अगर हम बात करें, डेयरी प्रोडक्ट्स आर द प्राइमरी इम्पोर्ट फ्रॉम कैनेडा टू इंडिया। सो कैनेडा से इंडिया जो इम्पोर्ट किया जाता है वो मेनली क्या किया जाता है, प्राइमरी क्या इम्पोर्ट किया जाता है, वो किया जाता है पल्सेस। सो यहाँ पे डेयरी प्रोडक्ट्स नहीं होगा, पल्सेस होगा। सो पल्सेस जो है वो प्राइमरी इंपोर्ट किया जाता है कनाडा से इंडिया में। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 3 हमारे पास इनकरेक्ट है। सो राइट आंसर हमारे पास होगा ओनली 2। हमसे करेक्ट पूछा था, द राइट आंसर इज ओनली 2। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग यूरोपा क्लिपर। सो यूरोपा क्लिपर क्या है बेसिकली, यूरोपा क्लिपर की अगर हम बात करें, सो यूरोपा क्लिपर जो है ये किसने डेवलप किया है, किसने लॉन्च किया है। सो ये जो है स्पेस क्राफ्ट है नासा का। तो ये नासा का स्पेस क्राफ्ट है, नासा का स्पेस क्राफ्ट है, और ये लॉन्च किया है स्पेस एक्स ने। स्पेस एक्स ने लॉन्च किया है नासा का ये स्पेस क्राफ्ट है, लॉन्च्ड बाय स्पेस एक्स, फैल्कन हैवी रॉकेट है। एंड ये जो है इसका बेसिकली यूरोपा क्लिपर क्या है, ये इसका मिशन जो है, ये मिशन जो है ये बेसिकली यूरोपा क्या है, यूरोपा जो है ये मून है, लार्जेस्ट मून है जुपिटर का। सो ये जुपिटर का लार्जेस्ट मून है, और ये मिशन मून के लिए, जुपिटर के मून के लिए, यूरोपा नाम है मून का, जुपिटर के मून का, और ये लार्जेस्ट मून है जुपिटर का। सो ये ध्यान में रखना है। नासा ने डेवलप्ड किया है, स्पेस क्राफ्ट है, लॉन्च किया है स्पेस एक्स से, फैल्कन हैवी रॉकेट। इट इज़ अ मिशन ऑफ यूरोपा। ये बेसिकली लार्जेस्ट मून है, यूरोपा जो है लार्जेस्ट मून है जुपिटर का, ये जुपिटर से रिलेटेड जो है ये मिशन है। सो यहाँ पे स्टेटमेंट हमारी क्या कह रही है, इट इज़ स्पेस क्राफ्ट लॉन्च बाय यूरोपियन स्पेस एजेंसी फॉर द स्टडी ऑफ मार्स। सो ये हमने अभी पढ़ा कि यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने नहीं, ये बेसिकली नासा ने लॉन्च किया है, स्पेस एक्स से लॉन्च किया है। ये स्टडी ऑफ मार्स नहीं है, मार्स से कोई लेना देना नहीं है इसका। हमने बात किया जुपिटर, जुपिटर है प्लैनेट, और वो भी उसके मून के बारे में स्टडी करने के लिए, जो कि उसका मून कौन सा, यूरोपा, ये लार्जेस्ट मून है जुपिटर का। देन सेकंड है, एम ऑफ द मिशन इज टू लुक फॉर लाइफ ऑन द रेड प्लैनेट। सो ये भी क्या है, ये भी इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, ये भी इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। हमसे करेक्ट पूछा था, सो आंसर होगा नन ऑफ द अबव। सो आंसर होगा नाइदर वन नॉट टू। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज Swedish Riksbank prize is awarded in the field of। So Swedish Riksbank प्राइज जो है ये किस फील्ड में दिया जाता है, ये दिया जाता है इकोनॉमिक साइंसेस के लिए। तो इकोनॉमिक साइंसेस के लिए दिया जाता है। स्टार्ट कब हुआ था, स्टार्ट हुआ था 1969 में। और अगर हम बात करें कि ये बेसिकली अवार्ड देता कौन है, सो इट इज़ अवॉर्डेड बाय रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंस, रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंस। तो इकोनॉमिक साइंस के साइंसेज में जो है इकोनॉमिक साइंस के फील्ड में दिया जाता है। 1969 में स्टार्ट हुआ था, देता कौन है, इट इज़ अवॉर्डेड बाय रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंसेज। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग स्टारशिप्स। सो स्टारशिप से रिगार्डेड यहाँ पे स्टेटमेंट्स हैं। इट इज़ अ 2 स्टेज हैवी लिफ्ट लॉन्च व्हीकल डेवलप्ड बाय नासा। सो यहाँ पे जो है अगर हम इसकी बात करें, सो इसको डिज़ाइन किसने किया है और डेवलप्ड किसने किया है, लॉन्च किसने किया है। सो ये नासा ने नहीं किया है, स्पेस एक्स ने लॉन्च किया है, स्पेस एक्स ने डेवलप्ड किया है। सो स्पेस एक्स ने डेवलप्ड किया है, ना कि नासा ने। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 जो है ये बिल्कुल इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। इट इज़ नॉट डेवलप्ड बाय नासा, इट इज़ डेवलप्ड बाय स्पेस एक्स। देन सेकेंड है, यहाँ पे सेकेंड स्टेटमेंट है, द 2 stages comprise of a booster called super heavy and an upper section the starship spacecraft। तो यहाँ पे स्टेटमेंट 2 जो है ये बिल्कुल करेक्ट है। 2 स्टेज है इसमें स्टारशिप में, और ये बेसिकली जो बूस्टर है वो उसे कहते हैं सुपर हैवी, एंड जो अपर सेक्शन है उसे कहा जाता है स्टारशिप स्पेसक्राफ्ट। सो स्टेटमेंट 2 यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। थर्ड स्टेटमेंट है, recently it became fully operational after a successful technology demonstration। सो ये जो है अभी फुली ऑपरेशनल नहीं है। तो यहाँ पे थर्ड जो होगा ये इनकरेक्ट होगा। जब ये फुली ऑपरेशनल होगा तो ये स्पेस ट्रैवल के लिए बेसिकली। तो यहाँ पे जो है स्टेटमेंट 3 भी हमारे पास इनकरेक्ट है। तो यहाँ पे हमसे करेक्ट पूछ रहा था, सो आंसर होगा ओनली 1 स्टेटमेंट।
सो ओनली वन स्टेटमेंट जो होगा यहाँ पे हमारे पास आंसर होगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज Swedish Riksbank Prize 2024 in Economic Sciences is awarded for। ये किस चीज़ के लिए अवार्ड दिया गया है? सो द राइट आंसर इज स्टडीज ऑफ हाउ इंस्टीट्यूशंस आर फॉर्म्ड एंड अफेक्ट प्रोस्पेरिटी। तो यहाँ पे बी जो होगा ये बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट डिस्क्राइब एन एंकर इन्वेस्टर। एन एंकर इन्वेस्टर, सो इनमें से जो बेस्ट डिस्क्राइब करे कि एंकर इन्वेस्टर होता क्या है? सो इट इज़ एन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हु सब्सक्राइब्स टू शेयर्स बिफोर द IPO ओपन्स फॉर द पब्लिक। सो यहाँ पे ऑप्शन डी जो होगा यहाँ पे राइट होगा। सो आई होप आप लोगों को क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे। चैनल पे आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अक्टूबर की पूरी सीरीज़ जो है क्विज की वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया है, आप लोग वहाँ से जाके देख सकते हैं। और वीकली करंट अफेयर्स के भी जो है वीडियो अपलोड हो चुकी है चैनल पे, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप लोग जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।